ऑनलाइन शिक्षण में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। सामाजिक अध्ययन 2 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा के विषय में। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि सौरमंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित मध्यम आकार औसत प्रकाश वाला एक तारा है जो 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्षों में आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसकी घूर्णन गति विषुवत रेखा के सापेक्ष 25 दिनों की तथा ध्रुवों के सापेक्ष 35 दिनों की होती है, जैसा कि आप ग्राफ यानी चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। दोस्तों हैंस बेथ ने बताया है कि सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्वों जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा आदि का 2.5% योगदान होता है। सौरिक ऊर्जा का विकिरण सूर्य की बाह्य सतह यानी फोटोस्फीयर से होता है, परंतु ऊर्जा का स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग यानी कोर होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य 4 प्रमुख मंडलों में विभाजित है, जिसको हम कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना के रूप में जानते हैं। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली ना होकर असमान होती है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम ग्रैन्यूल कहते हैं, जो कि इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इन ग्रैन्यूल के चारों ओर ठंडी गैसों वाले क्षेत्र होते हैं। इन ठंडे एवं अंधेरे धब्बों को ही हम सौर कलंक कहते हैं। सूर्य से लगभग लाखों किलोमीटर, सूर्य के केंद्र से लगभग लाखों किलोमीटर दूर फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती गैसों की परत होती है, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल को कोरोना कहते हैं। फोटोस्फीयर से निकलने इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा को हम क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना में प्रभावित होती है, जो सौर पवन कहते हैं। कभी कभी सूर्य से चलती तप्त गैसों का अचानक विस्फोट होता है, जिसे हम सौरिक ज्वाला कहते हैं।
इनसे भारी मात्रा में ऊर्जा का एटॉमिक कण निकलते हैं जो सौरिक पवन के साथ मिलकर पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में प्रवेश करते हैं। इन्हें ही हम ध्रुवीय प्रकाश के रूप में जानते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियालिस के रूप में और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य के प्रत्येक वर्गगत क्षेत्र से 1 लाख अश्वशक्ति ऊर्जा का विकिरण होता है। पृथ्वी सूर्य से 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर अवस्थित होने के कारण इस ऊर्जा का मात्र 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। किंतु सौर ऊर्जा का यह थोड़ा सा भाग भी लगभग 23 खरब अश्वशक्ति के बराबर होता है। संपूर्ण पृथ्वी प्रति मिनट सूर्य से इतनी ऊर्जा प्राप्त करती है जितनी मानव जाति वर्ष भर में अपने विविध कार्यों के लिए उपयोग करती है। अर्थात भूपृष्ठ पर प्राप्त होने वाली यही सौर ऊर्जा संपूर्ण भौतिक एवं जैविक घटनाओं का संचालन करती है। सूर्य की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचती हैं। दोस्तों, अब हम पृथ्वी के विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस अद्भुत ग्रह का जन्म आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अथवा हम यूं कह लें पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटा 56 मिनट 46 सेकंड में घूमती है। इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर यानी हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए 3 जनवरी को वह न्यूनतम दूरी पर पहुंच जाती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को वह सूर्य से अधिकतम दूर पर स्थित होती है, जिसको हम अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी और 4 जुलाई के बीच जो सूर्य की दूरी में अंतर होता है, यानी परिक्रमा पथ की दूरी में जो अंतर होता है, वो 5 मिलियन किलोमीटर का लगभग होता है।
आप सभी जानते हैं पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल तथा 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में जल की अधिकता के कारण हम उसे इस जलमंडल और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थल की अधिकता के कारण हम इसे स्थलमंडल कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने कक्षा में स्थिर है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण जो गतियां हैं वो दोनों लगभग समान हैं। इसीलिए चंद्रमा का जो एक ही भाग हमें सदैव दिखाई देता है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर अपने अक्ष पर घूमते हुए लगाती है, वैसे ही चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहते हैं, तथा जब वह दूर स्थित होता है तो इस अवस्था को हम एपोजी कहते हैं। साथियों, चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी के सदैव सामने रहता है, हम इसको इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी के सामने कभी नहीं आता है, वह इस ग्राफ के माध्यम से हम देख रहे हैं। चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव कुछ इस तरह दिखाई देता है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कुछ इस तरह है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।